Hello student, this is our second lecture of chapter number 4, determinant. Okay, and in this video lecture we will discuss about the properties of determinant. But going to the properties of determinant, first we solve some of our question which is related to the lecture number 1, determinants. ओके यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पर जाने से पहले हम एक या दो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं जो कि बेसिकली आपके जो मैंने फर्स्ट लेक्चर लिया था आपका डिटर्मिनेंट्स का उस पर बेस्ड कुछ छोटे से क्वेश्चंस हैं तो जल्दी से लेट अस राइट द our first question. Okay, and the first question is, if matrix A equal to 1 4 2 2, then show that determinant of 2A is equal to 4 determinant A. Okay, this is very simple question. This is very simple question. Okay, matrix A is given. First we have to find the determinant of 2A matrix. यानी हमें 2A matrix का determinant find out करना है तो first we write matrix 2A. ठीक है ना, तो जो 2A matrix आपका ये लिखा हुआ है इसको पहले हम find out करेंगे, then we find out the determinant of that matrix. Okay, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। 2A अगर मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट करना है तो वी नो दैट if we multiply it by 2 in a matrix, that means we have to multiply the element 2 or number 2 to each element of a matrix. यानी कि अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स हमारा गिवन है और इस 2 नंबर का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद ईच एलिमेंट, यानी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। बड़ी आसानी से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2A, यानी कि हमें डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2A जो है वो 4 डिटर्मिनेंट A के इक्वल है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 2A। ओके, जो भी मैट्रिक्स हमें 2A दिया गया है इसमें हमें क्या करना है, दो स्ट्रेट लाइन के बीच में लिख लेना। स्ट्रेट लाइन का मींस इट बिकम्स द डिटर्मिनेंट। नाउ ऑन सिंप्लीफिकेशन बड़ी आसानी से हम जानते हैं लास्ट लेक्चर की हेल्प से कि अगर हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ 2 4 जा 8 माइनस 8 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 8 4 जा 32, दैट मींस इट बिकम्स माइनस 24। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, नाउ हमें क्या करना है, 4 डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकालनी है। 4 एंड 4 डिटर्मिनेंट ए। 4 डिटर्मिनेंट ए का मतलब 4 तो 4 नंबर हमारा है ही, और डिटर्मिनेंट ए का मतलब 1 2 4 2। ध्यान रखिएगा वो मैट्रिक्स था इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट के साथ कर दिया था, बट यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट है तो 4 का मल्टीप्लाई हम ईच एलिमेंट के साथ नहीं कर सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है क्योंकि कई बच्चे जल्दबाजी में ये गलती करते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की तरह से इसके ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या करते हैं उसको एक्सपेंड करते हैं। तो मैं कहूंगा पहले आप 4 आपका रियल नंबर है, आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करिए, यानी 1 2 जा 2, यहाँ पर माइनस 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 के साथ करते हैं 8, दैट मीन्स 4 इंटू माइनस 6 और ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 24। तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से जो वैल्यू है राइट हैंड साइड की माइनस 24 वैल्यू यहाँ पर भी दी हुई है, माइनस 24 वैल्यू यहाँ पर भी दी हुई है। तो आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है ना, ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर दी गई है, ओके, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो यहाँ पर दी गई है ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। दैट मीन्स देयरफॉर हम लिख सकते हैं 2 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4, 2a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 4 डिटर्मिनेंट, और यहीं पर हमें इसको प्रूव करना है। तो ओके, इसी तरह से इसका हम क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है वो भी आपका, क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, इफ एक हम कोई डिटर्मिनेंट लिखते हैं, सपोज दैट 1 5 2 4, ओके, और इक्वल टू एक हमने राइट साइड पे भी एक डिटर्मिनेंट लिखा 2x 2 1 और x, ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल हैं एंड फाइंड x, और हमें क्या करना है इसमें x की वैल्यू
फाइंड आउट करनी है। ओके, तो सबसे पहले देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, जब ये डिटरमिनेंट दोनों इक्वल होता है तो वो इसके एलिमेंट्स की कंपेयर कर देते हैं। वो क्या करते हैं, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू 4, यानी यहाँ से x देखते हैं और यहाँ से x देखते हैं, ठीक है ना, x के प्लेस पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो देखते हैं, और वो क्या करते हैं, जल्दी से इसको x इक्वल टू 4 लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये आपका प्रोसेस गलत है। ओके, गलत क्यों है, क्योंकि ऐसा हम तब कर सकते हैं जब बोथ साइड हमारा मैट्रिक्स दिया हो। मैट्रिक्स तो तभी इक्वल होते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अगर चलिए मैंने मान भी लिया, ठीक है ना, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो अगर x 4 के इक्वल है तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो 2x इक्वल टू 2 हो जाएगा, और यहाँ से तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो दोनों वैल्यू जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। एक वैल्यू की अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, और दूसरे प्लेस पर अगर हम कंपेयर कर रहे हैं 1 आ रहा है, तो ये तो प्रोसेस ही गलत हो गया। मैं आपको बता दूं ये रॉन्ग है आपका। फिर क्या करने वाले हैं, हम करने वाले ये है कि जो हमें डिटरमिनेंट यहाँ पर दिया गया है, हम जो करस्पॉन्डिंग आपकी जो नंबर्स है वो फाइंड आउट करेंगे लेफ्ट और राइट से। फिर जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए 1 का 4 के साथ मल्टीप्लाई, 1 4 जा 4, 5 2 जा 10, आसानी से आप कर सकते हैं। इसी तरह से 2x स्क्वायर, 2 का x के साथ करेंगे, 1 का 2 के साथ करेंगे -2, आसानी से आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ये -6 हो गया आपका, और ये 2x स्क्वायर इक्वल टू -2 हो गया आपका, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 2 -6 हो गया यहाँ पर, और इसको आगे भी कैलकुलेट अगर हम करते हैं तो 2x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर -4, और x स्क्वायर इक्वल टू आपका -2, तो x इक्वल टू रूट -2 प्लस माइनस। हालांकि ये आपका रियल नंबर नहीं है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि कैसे हमें करना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपका x की वैल्यू आ रही है वो रियल है या फिर कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान रखिएगा इन केस ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। जो याद रखने वाली बात है कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिए। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं। वो क्या कहते हैं, मैट्रिक्स से पढ़कर आते हैं, मैट्रिक्स पहले पढ़ते हैं, डिटरमिनेंट बाद में पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स में इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं तो वो कंपेयर करने की उनकी हैबिट होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डिटरमिनेंट्स का सिंबल है, इस तरह की गलती आप लोग नहीं करेंगे। ओके, अब ये तो बात हुई आपकी यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं स्पेस बना लेता हूँ। क्वेश्चंस की बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस थे आपके, थोड़ा सा मुझे लगा कि ये डिस्कस कर लेना चाहिए आप लोगों से, तो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की। ओके, तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है, प्रॉपर्टी नंबर 1, इफ we interchange any two rows, सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको टू नहीं आएगा यहाँ पर, if we interchange rows or columns, then value of determinant remains unchanged। ये मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ अगर कोई भी दो रो या कॉलम को, सॉरी किसी भी रो या कॉलम को, रोज को कॉलम से और कॉलम्स को रो से इंटरचेंज कर देते हैं तो जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो क्या रहती है, अनचेंज रहती है। फॉर एग्जांपल सपोज दैट हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, यहाँ पर हमने कोई भी एक 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिया। ओके, इस डिटरमिनेंट्स को अगर हम रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं, रोज और कॉलम से मतलब जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमारा होता है उससे आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा, यानी जो फर्स्ट आपका कॉलम है ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ठीक है ना। ये हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, फर्स्ट रो यानी a1 a2 a3, सेकेंड रो यानी b1 b2 b3, सेकेंड कॉलम जो है वो सेकेंड रो बन जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से थर्ड कॉलम जो है वो थर्ड रो बन जाएगा। अगर आप ऐसे इंटरचेंज कर देते हैं
तो जो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी, यानी रिमेन्स अनचेंज। यही लिखा हो, इफ वी इंटरचेंज रोज और कॉलम्स देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है और इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको हम किसी एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पर एक डिटरमिनेंट लिया, टू ऑर्डर का ले रहे हैं, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं, ज्यादा थ्री ऑर्डर का नहीं ले रहे हैं क्योंकि उसको एक्सपेंड करने में टाइम लगेगा। और यहाँ पर क्या है कि मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है ना। तो टू ऑर्डर का डिटरमिनेंट भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। -5 और 1, ये हमने कोई डिटरमिनेंट लिया और इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। तो 2 1 जा 2 माइनस, और ये 5 3 जा -15 हो जाएगा, तो यहाँ पर +15 और इट बिकम्स 17। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, एक डेल्टा वन डिटरमिनेंट ले रहे हैं जिसमें जो फर्स्ट रो 2 और 3 लिखा हुआ है इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। और जो आपका सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये सेकंड जो रो है यहाँ पर आपका सेकंड कॉलम बन जाएगा। ओके, अभी क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। जैसे 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, 2 1 जा 2 माइनस 3 का 5 के साथ करेंगे 15। तो ये भी देखिए आपका 17, यानी कि आपका डेल्टा के ही इक्वल आ गया। जो वैल्यू आपकी देखी थी, डेल्टा एक्चुअली क्या है, डेल्टा इसका नोटेशन है, जो इसकी वैल्यू आएगी वो हमने कंसीडर की, नोटेशन दिया डेल्टा, और यहाँ पर 17 आ रही है, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से 17 हो गई। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो टू ऑर्डर से बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी भी दो रो या कॉलम, सॉरी दो बार बार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, किन्हीं भी रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करते हैं, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, तो मैट्रिक्स में आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, वहां पर इसको हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते थे, ठीक है ना। तो इसको फाइनली फाइनली मैं आपको थोड़ा सा अ, बता देता हूँ। 1 मिनट। ओके, फाइनली देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप नोट करके, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपका डिटरमिनेंट दिया हुआ है ए, और उसका ट्रांसपोज, ठीक है ना, ये आपस में इक्वल होता है। इसको इस तरह से आप मेमोराइज कर लीजिए। ये ए डैश क्या है, ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स है। ये ए डैश जो लिखा हुआ है ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। ये जो ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज का मतलब रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। तो ट्रांसपोज से जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटरमिनेंट जो है वो इसके इक्वल होता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कई जगह इस प्रॉपर्टीज का यूज होता है। ओके, ये तो हमारी रही प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसी तरह से हम प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की यहाँ पर बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड है हमारी, वो यहाँ पर क्या है। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हमारी ये है कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो, then value of determinant is 0। ओके, यानी किसी भी रो या कॉलम्स के, किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर जीरो हो जाते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 1 2 3 0 0 0 -1 6 7। अब इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको C2 के एलोग अगर एक्सपेंड करते हैं, C2 है हमारा, इसके एलोग अगर एक्सपेंड कर देंगे तो सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो जीरो लिया हमने यहाँ पर, फिर कुछ डिटरमिनेंट्स आपका बनेगा, फिर हमने जीरो लिया यहाँ पर, फिर सपोज दैट ये माइनस है तो जीरो के आगे तो माइनस लगाते नहीं है, फिर जीरो लिया, फिर यहाँ पर कोई डिटरमिनेंट इसी तरह से, फिर जीरो लिया, फिर कोई डिटरमिनेंट्स अगर आपका बनेगा, तो यहाँ पर कुछ भी लिखा हो अंदर, ठीक है ना, कुछ भी ये वैल्यू लिखी गई हो, लेकिन जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सारा आपका जीरो ही होने वाला है। सो दैट्स वाई ये आपका क्या बन जाता है, यहाँ पर ये सारा का सारा वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी आपकी। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट जो हैं वो जीरो हो जाते हैं तो उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डायरेक्टली आप जीरो लिख सकते हैं। आपको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है कि आप R1 से इसको एक्सपेंड करने लगेंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जीरो ही मिलने वाला है। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके दिमाग में आता है, मैंने थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था कि डिटरमिनेंट को जब आपको एक्सपेंड करना हो तो हम ये देखते हैं किसी भी रो या कॉलम में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है उसी के थ्रू हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो C2 में सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, और अगर सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाते हैं फिर तो उसको हम डायरेक्टली जीरो लिख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना नहीं है आपको, ठीक है ना। इसी तरह से प्रॉपर्टी नंबर अगर हम थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड हमारे क्या है, इफ एनी टू रोज और
कॉलम्स, यानी रो या कॉलम्स कुछ भी, आर आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। ठीक है ना, इसमें भी जीरो हो जाता है। आइडेंटिकल से मतलब यहाँ पर अगर किसी भी रो या कॉलम के सारे के किन्हीं भी दो रो या कॉलम्स के सारे एलिमेंट आइडेंटिकल हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट लिखा, फॉर एग्जांपल 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर आप कुछ भी लिखिए 1 0 6 लिख लिया, ठीक है ना, ये हमें दिया गया। तो यहाँ पर R1 और R2 आइडेंटिकल है, बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, तो उसको हम डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, डायरेक्ट। अब आप कहेंगे सर कैसे, ये प्रॉपर्टी है, वैसे तो आप याद रखिए इसको, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सपेंड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे C2 के थ्रू आप एक्सपेंड करिए। क्यों एक्सपेंड करिए, क्योंकि इसमें वन एलिमेंट हमें जीरो मिल रहा है। तो C2 के थ्रू अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये पहला एलिमेंट प्लस -2, ठीक है ना। एक्सपेंड करने का रूल आई होप आपको समझ में आता होगा कि कैसे एक्सपेंड किया जाता है इसको। तो इसको तो क्लोज करना ही करना है, करस्पॉन्डिंग आप ये करेंगे तो 1 -1 3 6। अगर आपको समझ में आ गया तो इसका एक्सपेंडेशन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, वरना लिख कर करिए। सेकंड एलिमेंट पॉजिटिव हो जाएगा आपका प्लस का 2, कॉलम को आपको डिलीट करना ही करना है C2 को, और करस्पॉन्डिंग जो आपका ये इसको डिलीट करिए। तो 1 -1 3 6, और प्लस जीरो अगर करेंगे तो वो तो सारा जीरो बनना ही बनना है, प्लस जीरो या माइनस जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, -2 1 का 6 के साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस -1 का 3 के साथ करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, +2 1 6 जा 6 माइनस ये भी +3 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 2 जा -18 हो जाएगा और ये +18 हो गया। फाइनली ये क्या मिल गया हमें, जीरो। तो आप ध्यान रखिएगा ये तो एक्सपेंडेशन हो गया, बट कभी भी अगर आप, ये तो मैंने रो के थ्रू आपको बताया कि रो आइडेंटिकल है, रो भी आइडेंटिकल हो सकती है आपकी, और कोई टू कॉलम्स भी आपके आइडेंटिकल हो सकते हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पर कॉलम्स भी लिखा हुआ है, यानी टू रोज और कॉलम्स कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है ना, आइडेंटिकल। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन जो है वो आपको नहीं होना चाहिए। ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर हमारी क्या थी, थर्ड। इसी तरह प्रॉपर्टी नंबर हम 4 की अगर बात करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 है हमारी, फ्रॉम अ रो और कॉलम वी कैन टेक अ कॉमन फैक्टर, ठीक है ना। वी कैन टेक अ कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, चलिए मैं इसे एग्जांपल के थ्रू ही आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। अच्छी प्रॉपर्टी है ये, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। सपोज मैंने एक 2 4 3 9, ये कोई हमने कोई भी डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है ना। इस डिटर्मिनेंट में आप ऑब्जर्व करिए कि जो C1 है आपका, ठीक है ना, इससे हम 2 जो है, ये C1 जो है वो उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यानी कि जो एलिमेंट C1 में लिखे हुए हैं वो 2 के मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है और 4 भी 2 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो किस तरह से हम कॉमन लेंगे, 2 ये हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो 2 अगर हम C1 से कॉमन ले रहे हैं, कॉमन लेने के बाद 1 और यहाँ पर 2 रह जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा आप 2 का कॉमन लेने के बाद, और 3 और 9, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब फिर से अगर मुझे इसका 2 का मल्टीप्लाई करना हो तो आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो मैंने कॉमन ले लिया। आप कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसमें C2 में भी हमें 3 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, मैं भी उसकी बात कर रहा हूँ आपको आपसे, ठीक है। यहाँ पर पहले आप समझिए, कई बच्चे क्या करते हैं, अगर डिटर्मिनेंट्स में 2 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई नहीं है, तो आपको मैट्रिक्स की तरह ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। आपको क्या करना है, किसी भी एक रो या कॉलम में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से आपने C1 से आपने कॉमन लिया है, ठीक है ना, तो या तो आप C1 में कर दीजिए, या C2 में कर दीजिए आप, या फिर R1 में कर दीजिए, या फिर R2 में कर दीजिए। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आप कहेंगे सर C1 से हमने कॉमन लिया तो C1 में ना करें हम इसमें, ठीक है ना, तो C1 में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहेंगे अगर सर C1 में कर दें और C2 में कर दें तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। हमने क्या किया, इस 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, कॉमन मैंने इससे लिया बट मल्टीप्लाई मैंने इसके साथ कर दिया C2 के साथ। तो देखेंगे हम क्या होगा, 1 2, इसको ऐसे ही रखिए, और 2 3 या 6 और 2 9 या 18 लिख दिया, ठीक है ना। तो हमारा ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया आपस में, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वल हो गया। आप कहेंगे सर ये तो इक्वल है ही नहीं,
इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो इक्वल ही नहीं है, तो ये कैसे इक्वल हो गया? मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी डिटरमिनेंट के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो या ना हो और ऑर्डर सेम हो या ना हो सकता है ये 2 ऑर्डर का लिखा हो डिटरमिनेंट लेफ्ट साइड में, इधर 3 ऑर्डर का लिखा हो, ये दोनों भी डिटरमिनेंट आपस में इक्वल हो सकते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वो हम क्या करते थे, इक्वल कहां पर देखते थे? अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हमें इक्वल करना है, ठीक है ना, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हमें इक्वल करना है तब हम देखते थे कि उनका मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। बट यहाँ पर डिटरमिनेंट के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि दो डिटरमिनेंट्स अगर इक्वल होंगे तो उनका ऑर्डर भी सेम होगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। अभी आप क्या करिए, देखिए जरा, मैं आपसे कहूंगा कि इसको कैलकुलेट करिए। 2 9 का 18 माइनस 4 3 या 12, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 6। अभी आप इसको कैलकुलेट करिए, 18 1 जा 18 माइनस 2 6 जा 12, देखिए 6। यानी यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि कॉमन आपने C1 से लिया तो जरूरी नहीं है कि जो बाहर एलिमेंट्स आपका कॉमन है उसका मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो जरूरी नहीं है कि जहां से आपने कॉमन लिया वहीं पर मल्टीप्लाई करना है, आप किसी दूसरे रो या कॉलम में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर चलिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अभी थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ, क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। इस 2 का मल्टीप्लाई हम क्या कर रहे हैं, इसमें कर देते हैं R1 में, देखते हैं क्या होगा। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। बट आप ध्यान रखिएगा, अगर आप R1 में कर रहे हैं तो फिर आप R2 में नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, ईच एलिमेंट के साथ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो फिर हम किसी एक रो या कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और 2 और 9 हमारा ऐसा ही रहेगा। अब इसकी जरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो 2 9 जा 18 माइनस 2 6 जा 12, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू भी हमें 6 मिल रही है, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। अच्छी प्रॉपर्टी है ये और डिटरमिनेंट में बहुत ज्यादा यूज होती है। और फाइनली अगर आपको इसको याद रखना है तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि अगर हमें डिटरमिनेंट्स में मल्टीप्लाई करना है तो किसी एक रो या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर कॉमन भी लेना है, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से अगेन इसको तो मैं दोबारा से थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ पे लिखता हूँ आप लोगों के लिए। अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अभी मैं थोड़ा सा दोबारा से अगेन दोबारा से फिर से थोड़ा सा इसको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। हमने क्या किया यहाँ पर 2 कॉमन लिया C1 से और 3 कॉमन ले लिया C2 से। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए C1 से अगर आपने 2 कॉमन लिया तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, ओके। और 3 कॉमन लिया है अगर आपने C2 से तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ओके। ये क्या बन जाएगा आपका 6, यहाँ पर 1 1 और 2 3। अब ये सिंगल नंबर में आपका कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। अब सिंगल नंबर में कन्वर्ट हो गया, आप कहेंगे सर हमें C1 में मल्टीप्लाई करना है इसका या C2 में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। किसी में भी करिए 6 नंबर का मल्टीप्लाई, बट आप कर C1 या C2 में से किसी एक से ही सकते हैं, ठीक है ना। हमने सपोज C1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, और ये 6 1 जा, इसमें नहीं करना है हमें, सॉरी, 1 और 3 ऐसे ही रहना है। अब जरा कैलकुलेट करिए, देखिए 18 माइनस 12, फिर से इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 6 आ रही है, ठीक है ना। अभी इसमें आप ये भी कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, यहाँ पर आप समझ लीजिएगा जरा। 2 का मल्टीप्लाई, वैसे तो 2 मैंने कॉमन लिया C1 से और 3 कॉमन लिया है C2 से, 2 और 3 का अलग अलग मल्टीप्लाई। चलिए मैं 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ C1 के साथ, देखिए 3 सॉरी R1 के साथ, R1 में, ठीक है ना। 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, और 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, नंबर जो हमने लिए यहाँ पर। अब जरा कैलकुलेट आप करिए, देखिए 3 6 जा 18 और 4 3 जा 12। आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप कॉमन लीजिए, कॉमन लेने के बाद जो नंबर्स आपको मिलेंगे उन नंबर्स का मल्टीप्लाई आप किसी भी रो या कॉलम में कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपोर्टेंटली आप ध्यान रखिएगा कि जो मल्टीप्लाई हमें करना है वो किसी एक रो या कॉलम में ही करना है। तो ध्यान रखिए, इन अ डिटरमिनेंट, इसको नोट करके भी आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इन अ डिटरमिनेंट वी कैन मल्टीप्लाई अ कॉमन नंबर, अगर कोई भी कॉमन नंबर है आपका, और नंबर भी बोल सकते हैं, कॉमन नंबर जिस तरह से लिया हुआ था उसका मल्टीप्लाई, या फिर अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, और अ नंबर, ठीक है ना। कुछ बच्चे कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए ये भी मैं अभी डिस्कस कर लूंगा आपसे। और नंबर इन एनी वन रो और कॉलम, ठीक है ना। किसी भी एक रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आपको किसी, जैसे मैं ये भी बता दूं इसमें कि अगर रो और कॉलम दोनों में मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसकी मैं बात कर रहा था आपसे, आप कहेंगे सर 2 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें, इस नंबर में, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दें, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, बट ये ध्यान रखिएगा जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे R1 के साथ तो 2 1 जा 2,
2 1 जा 2 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में करिएगा, 1 में मत करिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सपोज दैट आपने 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ पर 2 रहेगा, सॉरी, और ये 3 रहेगा। अब 3 का मल्टीप्लाई आप इसमें करना चाहते हैं, जैसे इसमें तो 2 का मल्टीप्लाई आपने आर के साथ कर दिया, बट 3 का मल्टीप्लाई आप रो के साथ नहीं, कॉलम के साथ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर एक साथ करेंगे, जैसे इसमें तो कर दिया, जैसे सपोज है 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 3 कैलकुलेट करेंगे, आप कर सकते हैं, ये 6 ही आना है, 6 3 जा 18, 2 6 जा 12, 18 माइनस 6 12। अब मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, अगर एक साथ, जैसे मैंने इसमें एक साथ कर दिया था मल्टीप्लाई, जो नीचे वाला जो हमारा पार्ट था, ये वाला, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें आई थिंक इसमें किया था, एक साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। किस तरह से 3 का मल्टीप्लाई R1 में किया था ये मैंने, और 2 का मल्टीप्लाई R2 के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट R1 और C1 के साथ करते हैं तो गलती एक्चुअली क्या हो जाती है, जरा यहाँ पर थोड़ा सा, चलिए मैं ऐसे नीचे बता देता हूँ। 2 3 कितना था, 1 1 2 3, 1 1 2 3। अब बच्चे एक साथ, जैसे इसका 2 का मल्टीप्लाई मैंने इसमें किया, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, तो यहाँ पर वो गड़बड़ी करते हैं। देखिए जरा, अब उनको समझ में, 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो गया, अब 3 का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर तो 1 की जगह करेंगे, तो यहाँ तो 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर गलती करते हैं, तो मैं उसके लिए आपसे बोलूंगा, ये गलती होती है, एक साथ आप मल्टीप्लाई करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपसे कहूंगा 2 का मल्टीप्लाई पहले आप कर दिए, फिर 2 3 लिख लीजिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद जो 3 रह जाएगा आपका, इसको आप बाद में करिएगा, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और 2 3, इस तरह से आप। और अगर आपको समझ में आता है डायरेक्ट करना है तो ध्यान रखिएगा 2 बन गया, और फिर से जब 3 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें जब R1 में कर रहे हैं तब भी ये आ रहा है आपका, ठीक है ना। R1 में जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी एलिमेंट मिल रहा है, फिर 3 का C1 में करेंगे तब भी ये एलिमेंट मिल रहा है आपका। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, वैसे ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही आपको बता दिया, थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में आप लोग, ठीक है ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ये प्रॉपर्टी आपकी, और कुछ मुश्किल नहीं है, बस इसको केवल आपने जो मैंने नोट लिखा है यहाँ पर आप लोगों को, उसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ आपको कि किसी डिटरमिनेंट में वी कैन मल्टीप्लाई अ कॉमन नंबर और अ नंबर, और नंबर मैंने जो बोला था आपसे, जैसे क्या है यहाँ पर, चलिए मैंने कोई एक डिटरमिनेंट लिखा 2 5 6 7, ठीक है ना। हम क्या करना चाह रहे हैं, R1 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, कोई भी कॉमन नंबर ले लिया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और 6 और 7 इसी तरह से रहेगा। तो जितना हमने मल्टीप्लाई करा है उतना बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्योंकि जिससे कि अगर आप 3 कॉमन लेंगे R1 से तो फिर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जैसे अगर हमने फिर से ये 3 कॉमन ले लिया यहाँ से, 2 5 6 7, तो डिटरमिनेंट पे हमारे कोई फर्क ना पड़े, ठीक है ना। अगर डायरेक्टली आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है बाहर, जैसे इसमें तो 3 लिखा हुआ था, फिर मल्टीप्लाई किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर बाहर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बाहर आपको उसी नंबर का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे R1 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर देखिए, तो बाहर हमने डिवाइड भी कर दिया डिटरमिनेंट के बाद। आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं स्पेस बना ले रहा हूँ ऊपर, चलिए थोड़ा सा और स्पेस हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं है, बस ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हम इसको। वो क्या है, किसी भी आगे चलकर हम यूज करेंगे नोटेशंस का, वी कैन रिप्रेजेंट आर डिटर्मिनेंट एज फॉलो, ठीक है। किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज दैट हमने क्या किया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी हमने ये डिटर्मिनेंट लिखा, ठीक है ना। इस डिटरमिनेंट का जो नोटेशन होता है, ठीक है ना, नोटेशन की बात कर रहा हूँ, कैसे हम लिखते हैं। हम इस डिटरमिनेंट को इस तरह से भी लिख सकते हैं, R1 R2 R3, या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, इधर भी मैं लिख दे रहा हूँ, नोटेशन है ये सिर्फ आपका C1 C2 और C3,
यहाँ पर पहले मैं R1 की बात कर रहा हूँ, एक्चुअली R1 जो है वो 1, 4 और 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा मैं आपको बता दूं। R2 जो हमारा है वो 2, 5, 8 को रिप्रेजेंट कर रहा है और R3 जो हमारा है वो 3, 6, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से जो C1 है वो हमारा 1, 2, 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, 1, 2, 3। और C2 जो हमारा है वो 4, 5, 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और जो आपका C3 है वो 7, 8, 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कई बच्चों को अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा। हम आपको बता दें ये नोटेशंस हैं, कई बुक्स में आप देखेंगे जो जेई मेंस वगैरह की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एकेडमिक्स में तो नहीं, बट जेई मेंस में ये नोटेशंस बहुत यूज किए जाते हैं। मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट से बहुत तो नहीं कहूंगा, बट ये नोटेशन जो यूज किए जाते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा है यहाँ पर 3, 6, 9। ओके, अब ऐसे ही लिख लिया 4, 5, 6 और यहाँ पर 2, 4, -6, इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख लिया। इस डिटर्मिनेंट्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो C1 है, C1 ये 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको 3C1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इतना बड़ा साइन लगाने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, चलिए इसको इस तरह से 3C1 और इसमें कुछ नहीं है तो C2 और ये 2 का मल्टीपल है, 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 यहाँ पर, इसको C3 इस तरह से लिख सकते हैं। ये लिखने का तरीका है इसका। जो जो 3C1 लिखा हुआ है इसका मतलब सिर्फ इतना हो जाता है कि C1 में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मीनिंग ये है। ये आप यहाँ से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और C2, ठीक है, सिंपल है C2 और C3 के आगे यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जो C3 के जो एलिमेंट्स है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, इसको आप यहाँ पर देख कर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। सपोज दैट मैंने यहाँ पर कोई भी एक डिटर्मिनेंट लिखा 3C1, 5C2 और 7C3, ठीक है ना, इस तरह से। अभी क्या करना है आपको, ये C1 जो है वो मल्टीपल ऑफ 3 है, C2 हमारा मल्टीपल ऑफ 5 है और C3 जो है मल्टीपल ऑफ 7 है। इसमें हम 3, 5, 7 इस तरह से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको C1, C2 और C3 जो है वो इस तरह से लिखा जा सकता है और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 जो 15, 15 7 105 हो गया, ठीक है ना। और इसको C1, C2 और C3 इस तरह से लिख सकते हैं। अब 105 का मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि 105 का मल्टीप्लाई अब किसी भी, ठीक है ना। चलिए इस पेज बना ले रहा हूँ यहाँ पर, ओके। 105 का मल्टीप्लाई आप C1 में भी कर सकते हो, तो फिर ये 1/105 C1, C2 और C3 लिखा जा सकता है इसको। या फिर आप इसको 105 का मल्टीप्लाई C2 में भी कर सकते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है ना। और C3 इस तरह से भी लिखा जा सकता है इसको। और इसी तरह से 105 का मल्टीप्लाई आप C3 में भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था यहाँ पर। चलिए स्पेस इरेज कर दिया मैंने, आई थिंक शायद ये नीचे मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। जैसे ये 2, 3 2 और 3 मैंने कॉमन लिया, 6 कॉमन लिया था, 6 का मल्टीप्लाई फिर आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको यहाँ पर, ठीक है ना, वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि तीनों के में मल्टीप्लाई करना है आपको 105 का, तीनों में नहीं करना, किसी एक में मल्टीप्लाई करना है। ये तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर इन रेस्पेक्ट ऑफ सी, ठीक है ना। इसी तरह से आप आर के लिए भी ये काम कर सकते हैं, जैसे ये तो मैंने ये C1, C2, C3 के रेस्पेक्ट में बता दिया। दिस इज नथिंग बट नोटेशन, लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है आपका, ठीक है ना। बहुत सारी बुक्स वगैरह में, एकेडमिक्स में मैं नहीं कहूँगा, आप एनसीईआरटी या कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं यहाँ पर सीबीएसई के लिए, तो वहां पर ये सारा नहीं दिया होता है। बट अगर आप जेई मेंस या एडवांस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर इस तरह से डिटर्मिनेंट्स के नोटेशन लिखे रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है। ऐसा इस वीडियो को अभी मैं यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बाद जो रिमेनिंग हमारी प्रॉपर्टीज 3-4 प्रॉपर्टीज बची हुई हैं, ठीक है ना, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और तब तक आप क्या करिए, प्रॉपर्टीज को नोटबुक पर अपना लिखकर अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये समझ में आ जाएगा तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि अभी एक साथ मैंने सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को बता दी, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग भी होने लगेगी और आपको भी जो है ना, कहते हैं कि थोड़ा सा सिर के ऊपर से निकलने लगेंगी ये सारी की सारी चीजें। तो बहुत जल्दी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। और मैं फिर से कहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यूएस क्लासेस के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।